आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है, हम उसको जवाब देंगे। शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? दिल्ली में ब्लास्ट हुए एक हफ्ता हो चुका है। पिछले सोमवार को ब्लास्ट हुआ था, आज सोमवार है और इस एक हफ्ते में ऐसी ताबड़तोड़ जांच चली कि सारी कड़ियां एक हफ्ते के अंदर ही खुलकर सामने आने लगी। जैसे जैसे दिल्ली ब्लास्ट की कड़ियां खुलती जा रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान का डर भी बढ़ता जा रहा है। आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली धमाके में क्या नया खुलासा हो गया है कि पाकिस्तानी मुनीर का डर अब धमकी में बदल गया। क्यों असीम मुनीर को लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। पीएम मोदी का ऐसा क्या नया एक्शन प्लान आ गया कि शहबाज, मुनीर, हाफिज सबका फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। इसके बारे में आपको विस्तार से आज बताऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि डॉक्टरों की उस आतंकी फौज पर क्या नए खुलासे हुए जिसे सुनकर पूरा देश हिल गया। ये मैडम सर्जन कौन है, मैडम एक्स कौन है, मैडम जेड कौन है, जिन्होंने दिल्ली धमाकों का पूरा राज खोल दिया। आज यह भी दिखाऊंगा कि जितने हैरान करने वाले खुलासे दिल्ली ब्लास्ट की जांच में हो रहे हैं, उतना ही हैरान करने वाली पॉलिटिक्स भी इस ब्लास्ट पर हो रही है। वो नेता कौन है जो आतंकियों के हमदर्द बने हैं, जो आतंकियों पर एक्शन पर छाती पीट रहे हैं। उस पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो मुंबई हमलों की तरह ही दिल्ली ब्लास्ट में हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव फिर से बनाने का काम कर रही है। वो लोग कौन है जो जांच से पहले ही पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में जुट गए हैं। आज आपको देखना चाहिए, इन लोगों को पहचानना चाहिए। लेकिन पहले दिल्ली ब्लास्ट पर नए खुलासे, मुनीर की धमकी, पीएम मोदी के नए एक्शन प्लान से मचे हड़कंप का एक ट्रेलर देखिए। आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है, हम उसको जवाब देंगे। शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया। क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी, ये हमारा सवाल है। पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? दिल्ली ब्लास्ट के बाद सेना पाकिस्तान को फोड़ने को तैयार है। उधर सरकार कह रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों को पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। इसी बीच दिल्ली ब्लास्ट पर एक बहुत बड़ी खबर आ गई। दिल्ली ब्लास्ट में एक और गिरफ्तारी हो गई है। एनआईए ने श्रीनगर से दानिश को पकड़ा है। जसीर बिलाल उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। वो अनंतनाग का रहने वाला है। आतंकियों को टेक्निकल सपोर्ट देने का उस पर आरोप लग रहा है। ड्रोन, बम और रॉकेट बना रहा था दानिश, यह भी खबर है। आतंकी उमर का बहुत करीबी था यह दानिश जिसकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में उमर का साथ देने का आरोप दानिश पर लग रहा है, तो यह बहुत अहम गिरफ्तारी है। दानिश डॉक्टर उमर का वो साथी जो बहुत करीबी था और डॉक्टर उमर वो जिसने ये धमाका किया था। और कहा जा रहा है कि दानिश जो है वो रॉकेट बना रहा था, ड्रोन बम बना रहा था। और सोचिए गिरफ्तारी ना हुई होती तो और क्या क्या ये लोग प्लान किए बैठे थे। 24 घंटे में ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। जांच एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर साजिश करने वालों को दबोच रही हैं। खुद को धमाके से उड़ाने वाले डॉक्टर उमर के करीबियों को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। इससे पहले एनआईए ने आतंकी उमर नबी के सहयोगी आमिर राशिद अली को पकड़ा है। एनआईए ने उसे 10 दिन की रिमांड पर लिया है। आमिर राशिद वही आरोपी है जिसके नाम पर धमाके में जो i20 कार इस्तेमाल हुई थी वो इसी के नाम पर खरीदी गई। आमिर राशिद जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबूरा का रहने वाला है। एनआईए का आरोप है कि आतंकी धमाके की साजिश में आमिर राशिद ने ही उमर का साथ दिया था। उमर तो धमाके के साथ उड़ गया, लेकिन आमिर अब उमर के राज खोल सकता है। यानी 24 घंटे में एनआईए के हाथ 2 अहम किरदार लग गए जो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देंगे। और ये 2 अहम किरदार जिन्हें यह पता है कि दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले उमर का असली प्लान क्या था। उन्हें यह भी पता चलेगा उनसे कि इसमें पाकिस्तान में बैठे मसूद अजहर और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का क्या रोल है। क्योंकि यह माना जा रहा है कि जिस तरह की साजिश रची गई थी,
वो पूरे देश को दहलाने की थी। देश के खिलाफ इस बड़ी साजिश को जांच एजेंसियों ने अलर्ट रहते पकड़ लिया, नहीं तो और बड़ी घटना हो सकती थी। इतनी बड़ी आतंकी साजिश पाकिस्तान के बिना किसी सपोर्ट या इशारे के मुमकिन ही नहीं है। आप यह भी देखिए कि दिल्ली ब्लास्ट में जो भी पकड़ा गया उनके जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर का जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन होने का शक है। कश्मीर से जो संदिग्ध पकड़े गए, जो उमर के सहयोगी वगैरह थे, उनके भी जैश से संबंध होने का शक है। पूरे डॉक्टर टेरर का जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से होने की बात कही जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को अगर ठोकना है, उसको उसके किए की सजा देनी है, तो यह कनेक्शन स्टैब्लिश करके दुनिया के सामने रखना होगा। आगे और भी खुलासे अभी आपके सामने करेंगे। ये भी बताएंगे कि मैडम एक्स, मैडम जेड, मैडम सर्जन, ये लोग कौन है भाई जिनका नाम आ रहा है। लेकिन पहले यह देखिए कि इधर मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद का नाम इस आतंकी घटना में सामने आने लगा है। उधर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फिर से फोड़ने की तैयारी कर ली। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज क्या कहा है जो पाकिस्तान में खलबली मचा रहा है, सुनिए एक बार। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। लड़ाई कितने दिन चलेगी ये आज हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो लड़ाई तकरीबन मान लीजिए 88 घंटे में की, कल कोई 4 महीने भी चल सकती है, 4 साल चल सकती है। अब सेना प्रमुख जो कह रहे हैं वो इशारों में बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, यानी अगली बार पाकिस्तान पर और ज्यादा कहर बरपेगा। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान से कुछ दिन या घंटों की नहीं, अब लंबी जंग हो सकती है। और लंबी जंग का मतलब यह है कि पीएम मोदी पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज करेंगे। भाई वो कह तो रहे हैं कि 4 महीने भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है। सेना प्रमुख ने साफ कह दिया कि हमारी तैयारी पूरी है, यानी सिर्फ पीएम मोदी के एक इशारे का इंतजार है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से कांग्रेस यह माहौल बना रही थी कि मोदी सरकार इसमें पाकिस्तान का नाम क्यों ले रही, लेकिन आज सेना प्रमुख के बयान से साफ है कि ऐसा एक्शन होगा कि पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कैसे पाकिस्तान को एक और वार्निंग दी, क्या दी, एक बार वो भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि वो उधर मुनीर इतना पैनिक में है कि अब धमकी देने पर आ गया। क्या धमकी दिया वो भी बताऊंगा। जो भी हमारे काम में रोड़ा अटकाएगा उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो आतंकवादी हैं या उनके आका हैं वो हमारे लिए समान मान है। दूसरी चीज ये है, जो भी आतंकवादी को बढ़ावा देगा हम उसको जवाब देंगे। और हमारे पास अगर बैरंग चिट्ठी भी आई तो भी हमें पता है कि जवाब किसको देना है, हमें उसकी चिंता नहीं है। और जहां तीसरी बात है कि जहां तक आप ब्लैकमेल करना चाहते हैं हमें किसी चीज के लिए, मेरे ख्याल से भारत अभी इतना संपन्न है कि हम किसी ब्लैकमेल से डरने वाले नहीं हैं। ब्लैकमेल से उनका मतलब न्यूक्लियर पावर वाली बात थी, जो पाकिस्तान बीच बीच में शिगुफा छोड़ता रहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर हैं। उन्होंने कहा ये सब नौटंकी हमारे सामने ना करना। तो भारत की सेना की दहाड़ सुनकर पाकिस्तान का फील्ड मार्शल असीम मुनीर तनाव में। मुनीर ने धर्म का नाम लेना फिर शुरू कर दिया है। मुनीर ने इस बार कहा है कि पाकिस्तान शांति चाहता है। अच्छा, ये शांति चाहते हैं, कह रहा है कि लेकिन किसी भी तरह की आक्रमणकारी हरकत का जवाब दृढ़ता से दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना अल्लाह की सेना है और उसके सैनिक अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुनीर ने कहा कि भारत के साथ जंग में उसने जीत नहीं दिलाई, बल्कि यह जीत तो अल्लाह ने दिलाई। यह अल्लाह की दुआएं हैं कि मई में पाकिस्तान ने दुश्मनों को धूल चटा दी थी। जब मुसलमान अपने अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई मिट्टी मिसाइल में बदल जाती है। यह आदमी अल्लाह की बातें इसलिए कर रहा है, अल्लाह की फौज पाकिस्तान की फौज को इसलिए बता रहा है ताकि इसे मुसलमानों का साथ मिले। मुसलमान ये ना सोचे कि अरे ये तो पाकिस्तान की लड़ाई, वो ये सोचे कि अरे ये तो इस्लाम की लड़ाई है, इसलिए ये एंगल लेकर आ रहा है। और कह रहा है कि अल्लाह ने हमारा मई में साथ दिया था, अल्लाह ने साथ दिया होता तो तुम्हारे 11 एयरबेस फोड़ते। अरे अल्लाह ने तुमको मैसेज दिया था कि सुधर जाओ, अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया कि सुधर जाओ, लेकिन लक्षण सुधरने वाले हों तब तो। मई को अगर ये जीत मान रहे हैं तो अभी नरेंद्र मोदी तुम्हारा फाइनल पैकअप करने की तैयारी कर रहे हैं, वो सोचो कितनी बड़ी जीत होगी। मुनीर ये बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत छोड़ने वाला नहीं।
इस बार भारत की मिसाइल सिर्फ आतंकी ठिकानों पर नहीं बल्कि सेना के हेडक्वार्टर पर भी गिरेगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि भारत के हमले से बचने के लिए ही पाकिस्तान ने ऐसा प्लान बनाया जिसमें आतंकी साजिश अफगानिस्तान और तुर्की में बैठकर रची गई। ऐसा भी दावा है कि यह पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का दिमाग काम कर रहा था। पाकिस्तान को यह भी पता है कि अगर उसके खिलाफ आतंकी हमले के सबूत मिले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का शिकंजा कस जाएगा। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि ISI ने ऐसा प्लान बनाया जानबूझकर जिसमें आतंकी हमले में उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन या लिंक मिल न सके। इसी वजह से जम्मू कश्मीर का मौलवी इरफान अहमद है, उसका इस्तेमाल किया गया डॉक्टरों का ब्रेन वॉश करने के लिए, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया ब्लास्ट करने के लिए। पहलगाम में इन्होंने खुद भेज दिया था पाकिस्तानियों को अटैक करने। इस बार भारत के ही लोगों को इस्तेमाल कर लिया कि भाई तुम ही फोड़ो बम, नहीं तो भारत हमको फोड़ देगा। दिल्ली ब्लास्ट पर हैरान करने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा और हुआ है। NIA को धमाके वाली I-20 कार की ड्राइविंग सीट पर आतंकी उमर नबी का जूता मिला है। ड्राइविंग सीट के नीचे के राइट फ्रंट टायर से एक जूता बरामद हुआ जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस पाया गया। शक है कि यही विस्फोट का मेन ट्रिगर था जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। यह थ्योरी इसलिए भी और पुख्ता हो जाती है क्योंकि जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP विस्फोटक के ट्रेस मिले। इससे उमर के शू बॉम्बर होने का शक बढ़ गया है। एजेंसियां इसे 2001 की घटना से जोड़कर देख रही हैं जब एक अल कायदा का सुसाइड बॉम्बर पेरिस से मियामी जाने वाली फ्लाइट में होममेड बम को जूते के सोल में छुपाकर चढ़ गया था। आतंकी ने अपने जूते में TATP और PETN छुपा रखा था। उस पर जांच एजेंसियों को शक है कि उमर ने भी इसी पैटर्न का अपनाया होगा और वो शू बॉम्बर था। साल 2001 में आतंकी ने फ्लाइट में जिस जूते में बम विस्फोटक छुपाने और धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उस जूते की तस्वीर ये है। काले रंग के जूते के जो उसका सोल होता है उसको काटकर उसमें विस्फोटक और ट्रिगर दोनों भर दिया गया था। आशंका जताई जा रही कि उमर ने भी इसी पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा। उमर के जूते में TATP विस्फोटक का ट्रेस मिलने से जांच एजेंसियों के कान खड़े हो गए, क्योंकि TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राईपेरोक्साइड एक घरेलू विस्फोटक है जो बहुत अस्थिर और खतरनाक होता है। इस वजह से इसे मदर ऑफ सैटन यानी शैतान की अम्मा कहा जाता है, क्योंकि यह बनाने वाले को भी मार सकता है। यह इतना सेंसिटिव होता है कि थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा घर्षण या स्टैटिक बिजली से भी इसमें जोरदार धमाका हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉक्स में TATP है और कोई बॉक्स का ढक्कन खोल रहा है तो उतने से फ्रिक्शन से भी TATP ब्लास्ट हो सकता है। अगर यह गीला हो जाता है तब भी ब्लास्ट कर सकता है। केवल 1 ग्राम TATP का ब्लास्ट भी एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यह विस्फोटक देखने में सफेद पाउडर जैसा होता है, लेकिन सस्ता है, आसानी से फट जाता है, इसलिए आतंकी इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैश जैसे आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कहा जा रहा है कि यही TATP जो है वो ये डॉक्टर उमर के जूते में भी मिला है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकी D6 मिशन की साजिश में जुटे थे। अब ये D6 क्या है? D6 मिशन का लक्ष्य 6 दिसंबर को आतंकी हमला करना था। देश के अलग अलग 6 शहरों में आतंकी हमले की प्लानिंग थी। आतंकी हमलों के बाद नेपाल भागने की साजिश थी इनकी। आतंकी डॉक्टर शाहीन से मिले दस्तावेजों में D6 मिशन का जिक्र है। इसे बाबरी का बदला मिशन बताया गया। जब्त दस्तावेजों में डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन नाम दिया गया था। आतंकी आकाओं ने शाहीन को विदेश में नौकरी दिलाने का वादा कर रखा था। दिल्ली जांच की ब्लास्ट में अब मैडम X और मैडम Z की भी एंट्री हो गई। ये तो मैडम सर्जन है, इसको मैडम सर्जन करके बुला रहे थे, लेकिन ये मैडम X और मैडम Z कौन थी? जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 नंबर मिले। कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैडम X और मैडम Z के नाम से इन्हें सेव किया गया था। शाहीन और मैडम सर्जन को दोनों नंबरों से निर्देश भेजे जाते थे। शाहीन ने मैडम X को एक मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी। मैडम X ने रिप्लाई में कहा था कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल विस्फोटक के लिए किया गया था और ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल आतंकी हमले का कोड वर्ड था। जांच एजेंसियों को शक है कि यह मैडम X और मैडम Z जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की बहनें हो सकती हैं। आतंकी शाहीन को लेकर सूत्रों के हवाले से चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। डॉक्टर शाहीन और जैश-ए मोहम्मद मिलकर एक बड़ी साजिश को भारत में अंजाम देने वाले थे। दरअसल जैश-ए मोहम्मद ने डॉक्टर शाहीन को ऑपरेशन हमदर्द की कमान सौंपी थी।
नाम देख रहे हैं, ऑपरेशन हमदर्द। ऑपरेशन हमदर्द के तहत मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं निशाने पर थीं। जैश ने इस ऑपरेशन के लिए 3 कैटेगरी बनाई थी। पहली कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम महिलाओं को रखना था, उन्हें पैसे का लालच देकर दहशतगर्द बनाने का प्लान था। दूसरी कैटेगरी में मॉडर्न मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, इन्हें विदेश ले जाने और ऐशो आराम वाली जिंदगी का लालच देने का प्लान था। और तीसरी कैटेगरी में विचारों से कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाओं को रखा गया था, क्योंकि इन्हें जिहाद के रास्ते पर लाना आसान था। दिल्ली ब्लास्ट की जांच की सबसे अहम कड़ी डॉक्टर शाहीन ही है। आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग तक सब कुछ डॉक्टर शाहीन यानी मैडम सर्जन देख रही थी। डॉक्टर शाहीन की कुंडली खंगालने पर जांच एजेंसियों को पाकिस्तान का कनेक्शन मिलने की भी बात सामने आ रही है। यह खुलासा हुआ है कि शाहीन 3 बार पाकिस्तान जा चुकी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास एक नहीं 3-3 पासपोर्ट हैं। डॉक्टर शाहीन 6 बार विदेश जा चुकी है। खुलासा हुआ है कि साल 2013 में कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद डॉक्टर शाहीन थाईलैंड गई थी। जांच के दौरान आतंकी शाहीन के कुल 7 बैंक खातों का पता चला है। शाहीन के बैंक अकाउंट से 7 साल में 1,55,00,000 रुपए का लेन देन हुआ है। जांच एजेंसियां पैसों के सोर्स का पता लगाने में अब जुटी हैं। 3 खाते कानपुर में और 2 लखनऊ में और दिल्ली में। दिल्ली ब्लास्ट की एक कड़ी को जोड़ने के लिए आज जांच एजेंसियां हरियाणा के नूह जिले में भी गईं। यहीं की हिदायत कॉलोनी में आतंकी उमर किराए के मकान में रहता था। उमर के कमरे में बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची और तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक कमरे से संदिग्ध विस्फोटक सामग्री और कुछ उपकरण बरामद हुए। यह भी खुलासा हुआ है कि इस मकान में पहले एक महिला भी रहती थी, जो अब गायब हो गई है बताया जा रहा है। उसकी तलाश भी की जा रही है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। यानी इधर दिल्ली ब्लास्ट की ताबड़तोड़ जांच आगे बढ़ रही, कोई भी मिसिंग लिंक न रहे इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन उधर बॉस दिल्ली ब्लास्ट पे पॉलिटिक्स हो रही है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता इस ब्लास्ट को लेकर जो नैरेटिव चला रहे हैं, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे कि क्या लोग हैं ये लोग। ब्लास्ट को इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। ब्लास्ट के पीछे आरएसएस का हाथ होने का झूठ फैलाया जा रहा है। ब्लास्ट को कश्मीरियों पर जुल्म और 370 हटाने की साइड इफेक्ट की तरफ पेश किया जा रहा है। इन आतंकियों को कठपुतली और भटके हुए नौजवानों की तरह दिखाने की कोशिश हो रही है। टेरर मॉड्यूल में डॉक्टरों के पकड़े जाने पर उसका ठीकरा भी मोदी सरकार और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फोड़ा जा रहा है। आप सुनिए कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई कैसे इस ब्लास्ट में आरएसएस यानी संघ की जांच करने की बात कर रहे हैं और इसे इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का हाथ है कि नहीं मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन जो हिंसावादी हैं उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है उसका भी परिणाम कुछ होगा। वो खुद माने जाने वकील हैं, तो वो जो बोलते हैं कि अंदरूनी मामला भी इसमें होगा, अंदरूनी आतंकवाद होगा, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है कि आरएसएस जिस ढंग से प्रचार वगैरह करती है, ऋतुम्बरा का ये आया था, उनको वो छोड़े, तो क्या सरकार आरएसएस का भी जांच करेगी? ये हमारा सवाल है। नहीं, आपका सवाल क्यों है? किसने आपसे बोला कि सवाल पूछो? घर में खाली बैठे बैठे कोई काम नहीं है, यहां देश पर अटैक हो रहा है और कई हमले रोके जा रहे हैं, और उसके बाद ये लोग बैठ के क्या आरएसएस का हाथ है? टाइम पास अंताक्षरी चल रही है कि तुमने जो है वो डॉक्टर्स, आतंकी डॉक्टर्स की टीम पकड़ ली तो आरएसएस को भी कर लो, उनकी भी जांच कर लो। मुंबई में अटैक हो जाए तो भगवा आतंकवाद की बात कर दो। ये क्या तराजू लेके घूम रहे हैं? जबरदस्ती तराजू बराबर करना है। ये क्या कांग्रेस के नेता है, मुझे समझ में नहीं आता है बॉस। कह रहे कश्मीर में जो होगा उसका रिएक्शन तो होगा। हर चीज का एक बहाना निकाल लेते कि कश्मीर में कुछ हो रहा है, उसके लिए आतंकी हमला हो रहा है। कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हो रहा है, लोग नोट छाप रहे हैं, तब उसका क्या? हुसैन दलवाई ठीक वैसा ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा 26/11 मुंबई हमले के बाद कांग्रेस के नेताओं ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी फैलाने की कोशिश में की थी। कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते हैं, फिर जब चुनाव में जनता मुंह फेर लेती है तो कहते हैं वोट चोरी हो गया। अरे बॉस, पब्लिक का सेंटीमेंट समझते नहीं है। ब्लास्ट पर इसी तरह की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कर रही हैं।
महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट को 370 हटाने का साइड इफेक्ट बताकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए जरा मैडम को। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद, आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप, हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए, ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर आप देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। आप तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहोगे, आपको बेशक वोट मिलेगा, मगर मुल्क कहां जाएगा? इनको मुल्क की चिंता हो रही है, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करते रहोगे आप खाली मुस्लिम कर रही हैं, वो नहीं दिख रहा है आपको? आतंकी को भी आप जो है वो जस्टिफाई कर रही हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है तो डॉक्टर जो है वो आरडीएक्स लेके उड़ गया, कहां सेफ है। कोई भी आतंकी हमले के पीछे आप उसकी वजह कैसे तलाश सकती हैं बॉस? सारी तकलीफ जो है वो कश्मीर में ही हो रही है, दुनिया में, देश में और कहीं कोई तकलीफ नहीं है। कोई फट रहा है क्या? डॉक्टर बने बैठे हैं लोग, आके फीस दे रहे हैं मेरा इलाज करो। कौन सी इनको तकलीफ हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस ब्लास्ट ने पूरे देश को दर्द दिया, उस ब्लास्ट को कश्मीर की मुसीबत बताकर महबूबा मुफ्ती एक तरह से पाकिस्तान को ही तो क्लीन चिट दे रही हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को अलग थलग कर दिया। आप सेना प्रमुख को सुन लीजिए, उन्होंने बताया कि कैसे कश्मीर में आतंक पर नकेल कसी गई, कैसे कश्मीर में बदलाव आया, जिससे पाकिस्तान से सप्लाई होने वाले आतंक पर बहुत हद तक रोक लगी। 5 दिसंबर 2019 से आज जो है बहुत ज्यादा बदलाव आया। सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि एक मोहतरमा थी, मुझे याद है उस वक्त मेरे पास आई थी जब मैं नदन आर्मी कमांडर था, तो उन्होंने बताया था कि उसके पहले क्या होता था, जब स्कूल के प्रिंसिपल बोलते थे कि बच्चे कल स्वतंत्रता दिवस है तो देश के झंडे का चित्र बना के लेके आना, तो वो घर जाके पूछते थे मम्मी कौन से देश का चित्र बनाना है झंडे का। लेकिन 5 अगस्त 2019 से सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमें पता है कि भारत के झंडे का ही चित्र बना के लाना है। तो जो पॉलिटिकल क्लैरिटी हमको बोलते हैं वो एक बहुत बड़ी आ गई। जहां तक आप जायजा लें कि आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है। यहां तक कि अभी इस बार तकरीबन में 31 मिलिटेंट मारे हैं, टेररिस्ट मारे हैं, जिसमें कि महबूबा मुफ्ती कोई अकेली नहीं है। फारूक अब्दुल्ला भी ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बात करते करते उसमें पाकिस्तानी मुनीर की भी बात करने लग गए। जिम्मेवार नहीं है इस चीज के, जो जिम्मेवार है उनसे पूछे क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा, क्या वजह थी? It needs a thorough study and investigation. मुझे ये हिंदुस्तान की हुकूमत से एक पूछना पड़ेगा, क्या हमारा फैसला फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब को करना है? क्या वो फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं मुझे दिखता है। इन सब को किसी तरीके से यह दिमाग में भर देना है कि बेचारा आतंकी, उस पर क्या बीती होगी कि बेचारा आतंकी बन गया। अरे कुछ भी बीत जाए बॉस, कुछ भी बीत जाए, कैसे दूसरों को मार सकते हो भाई? और उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोल के कि भाई उसकी वजह देखिए कि क्या हुआ होगा। अरे उसके दिमाग में भरा हुआ है कि बाबरी मस्जिद गिर गई, उसको ईंट पत्थर की बनी बाबरी मस्जिद गिरना दिखता है, उसके बम से हाड़ मांस का इंसान फट गया ये नहीं दिख रहा है। और ऐसे आदमी के पीछे हम देखने चलें कि वो क्यों आतंकी बना।
ये लोग खुद इनके घर में कितने आतंकी बने, इनके यहां घर में, इसका मतलब कोई तकलीफ नहीं है। ये भी तो जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। इनका बेटा तो सीएम की कुर्सी पे बैठा है, दूसरे का बेटा आतंकी क्यों बन गया, इसकी वजह तलाशी, बेचारा तकलीफ में रहा होगा। पाकिस्तान के इशारों पर पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी साजिश रचने में लगे थे, लेकिन ब्लास्ट पर पॉलिटिक्स के चक्कर में कांग्रेस नेता इसके लिए भी पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और पाकिस्तान को कैसे कवर फायर दे रहे हैं, सुनिए जरा। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? वो जानता है कि इसका नतीजा मौत है, इसके बावजूद वो मौत को गले लगा रहा है, उस आतंकी रास्ते पर जा रहा है जिससे देश का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप ये विचार करें कि ये हालात कैसे पैदा हो गए हैं। भैया ये मोदी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी और आपके पार्टी की है, जो हर बार बैठ के यही बताने लगते हैं कि देखिए बेचारे के साथ क्या गलत हुआ, वो एक बार ढूंढिए, किसी का ढूंढिए कि इसके पिताजी को जो है वो जम्मू कश्मीर में सेना ने, किसी ने जो है वो एक लपड़ मार दिया था तो बेचारा आतंकी बन गया। ये आतंकी की वजहें, आतंकी बनने की वजहें तलाशना कम कीजिए। 140 करोड़ लोगों का देश है, सब पूरे टाइम फुल टाइम मजे में नहीं जी रहे हैं, लेकिन लोगों ने देश के साथ खड़ा होना चुना है, अपनी तकलीफों को साइड में रखकर देश के लिए बोलना और चलना सीखा है। तकलीफ जिसके जीवन में आएगी वो आप कह रहे हैं कि देखिए बेचारा आतंकी काहे बना, चेक कीजिए, आप ही की गलती है। क्या बोला जाए इन लोग, इसीलिए लोग हारते हैं, उसके कहेंगे वोट चोरी हो।